हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फ्लेंज्ड बीम्स। ये पहला ही सेशन होने वाला है फॉर द फ्लेंज्ड बीम्स। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फ्लेंज्ड बीम्स का जो टॉपिक है ये एक सेशन में कवर नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेंज्ड बीम होती क्या है, क्यों दिया जाता है, और उसका एनालिसिस की शुरुआत हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं। जो एग्जैक्टली एनालिसिस होता है जिसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो वो इक्वेशंस कैसे बनती है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो हम लोग सेकंड सेशन में देखने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देखिए, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक को क्यों पढ़ना है, क्यों हम लोग फ्लेंज्ड बीम्स देना चाहते हैं, होती क्या है फ्लेंज्ड बीम्स, ये जानना पहले ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस इसी लेवल पर रह जाते हैं। हाँ, जब न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सेकंड सेशन देखना होगा। चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं फ्लेंज्ड बीम्स होती क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है, फ्लेंज्ड बीम्स मतलब ऐसी बीम्स जिनमें फ्लेंज्ड पोर्शन प्रेजेंट हो। अब फ्लेंज पोर्शन मतलब क्या है, वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, बिकॉज लोड जो है वो वर्टिकली लगता है। तो अगर किसी बीम में हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जो कि बेंडिंग मोमेंट को कैरी करने वाला है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एज द फ्लेंज्ड पोर्शन। ठीक है, अब सवाल ये आता है, सर ये फ्लेंज्ड बीम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, पहली चीज मैंने क्लियर करी कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है जिसको हम लोग फ्लेंज बुलाते हैं। सो व्हाट आर फ्लेंज्ड बीम्स, ऐसे बीम्स जिनमें फ्लेंज प्रेजेंट हो, है ना। सो लिख देता हूं दैट दीज आर बीम्स provided with a flange, provided with a flange। अब सवाल ये आता है, सर हॉरिजॉन्टल पोर्शन बोल रहे हो तो भैया बीम के ऊपर क्या लगता है हॉरिजॉन्टल में, तो दैट इज स्लैब, है ना। तो स्लैब जो होता है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है और लोड जो है वो वर्टिकली लग रहा होता है। तो जो स्लैब है वो फ्लेंज के रूप में काम करता है। स्लैब का कुछ पोर्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा स्लैब, लेकिन हाँ कुछ पोर्शन आपके स्लैब का बीम के साथ फ्लेंज की तरह काम कर सकता है। सो दैट इज प्रोवाइडेड विद द फ्लेंज। एंड व्हाट इज फ्लेंज, दैट इज अ पोर्शन ऑफ स्लैब, दैट इज अ पोर्शन ऑफ स्लैब। ठीक है, अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया बीम के साथ एक पोर्शन ऑफ स्लैब भी यहां पर काम करेगा, टुगेदर मिलकर काम करने वाला, इसका मतलब क्या है कि जो आपका बीम है और स्लैब है वो दोनों ही एक ही सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करना चाहिए। तो ऐसा कब हो जाएगा, ऐसा सिर्फ तभी हो पाएगा दैट इफ बीम एंड स्लैब एक्ट टुगेदर। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे एक साथ एक सिंगल बॉडी की तरह कब बिहेव कर पाएंगे, तब करेंगे जब उनकी कास्टिंग आप एक साथ करो, साइमल्टेनियसली करो। जनरली क्या होता है कि भैया आपने पहले बीम की कास्टिंग कर दी, ठीक है, जनरली आपने क्या करा, बीम जो दिया था आपने रेक्टेंगुलर पोर्शन का, उसकी आपने कास्टिंग अलग करी और उसके बाद फिर आपने ये स्लैब की कास्टिंग करी। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ही अलग अलग पोर्शन में कास्ट हुए हैं, है ना। तो इस केस में ये दोनों सिंगल बॉडी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा आपने कास्ट कर दिया, मतलब जो कंक्रीट पोर कर रहे हो दोनों में ही एक साथ करा है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका बीम और ये जो आपका स्लैब है ये दोनों ही एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे और एक साथ ही लोड को कैरी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बीम एंड स्लैब एक्ट टुगेदर when they are casted simultaneously, they are casted simultaneously। ठीक है, और ऐसा कब होता है, such casting is known as monolithic casting। ठीक है, तो यहां पर चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि भैया फ्लेंज्ड बीम होती क्या है। ऐसा नहीं है फ्लेंज्ड बीम मतलब कुछ अलग बीम है, नहीं, यहां पर थोड़ी सी कास्टिंग का जो मेथड है वो डिफरेंट कर दिया। क्या आपने कर दिया कि बीम और स्लैब दोनों को एक साथ ही कास्ट करोगे ताकि जो आपका बीम और स्लैब है वो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करे, और उस केस में फिर वहां पर जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्लैब है वो भी बीम के साथ एक्ट करेगा। ठीक है, बट इसको जब हम लोग इंटेंशनली कास्ट कर रहे हैं
तो वहां पर हम इंटेंशनली जब कास्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस कर रहे होंगे, चलिए अब जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज फ्लिंज। और ये जो वर्टिकल पोर्शन है आपका, इसको क्या बोला जाता है, एज द वेब। अगर ये एक साथ कास्ट किए गए हैं तो एक साथ कास्ट करेंगे तो ये बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिवीजन दिख रहा है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है सर ये फ्लिंज्ड बीम्स के तौर पे हम लोग क्यों यहाँ पर कास्टिंग करेंगे या डिजाइनिंग करेंगे। तो उसका सिंपल सा रीजन समझिए। देखिए आपने अभी तक जो डिजाइनिंग करी थी बीम की, वो कैसे थे, वो थे आपका रेक्टेंगुलर बीम्स। ठीक है, जिसमें आप मेनली टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। यहाँ से आपका कंप्रेशन एक्ट करता था, है ना, यहाँ आपका कुछ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता था एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.42 XU, है ना, और इधर एक्ट करता था आपका टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में बात करूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता था फॉर द फर्स्ट केस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो क्या होता था, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एज द टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। एंड व्हाट इज द लीवर आर्म, लीवर आर्म इज दिस डिस्टेंस, यस और नो, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है दैट द कॉन्क्रीट प्रेजेंट इन द टेंशन जोन और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज इग्नोर्ड। आप उसको क्या मानते हो, क्रैक्ड मानते हो। आप ये मानते हो कि भैया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन में जहां पर टेंशन आ रही है वहां पर कंक्रीट है ही नहीं, पूरी की पूरी टेंशन कौन उठाएगा, स्टील उठाएगा। तो भैया अगर लेट अस सपोज इफ दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है और मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें कोई हम यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रेंथ मान ही नहीं रहे, हम ये मान रहे हैं कि भैया जो भी यहाँ पर टेंशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टील उठाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ से नीचे वाले पोर्शन से कुछ स्टील, कुछ कंक्रीट कम कर दूं, है ना। जब वो एक्ट ही नहीं कर रहा है लोड उठाने के लिए तो उसको रखने का क्या मतलब, है ना। तो उसको हटा दिया जाए, कौन से वाले कंक्रीट को, जो कि आपके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है। तो भैया अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, नीचे वाले कंक्रीट को कम कर दिया, क्योंकि वो तो वैसे भी लोड नहीं उठा रहा था, तो नीचे वाले कंक्रीट को कम कर दो। ठीक है, ये मैंने स्टील भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कंक्रीट सेम है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का जो कंक्रीट था वो मैंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। हटाने के कारण मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो पोर्शन का कंक्रीट था, इस कंक्रीट की बचत हो गई। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस कंक्रीट इज सेव्ड, दिस कंक्रीट इज सेव्ड। अब कंक्रीट बचा लिया, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, कॉस्ट कम कर दी। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए आपका कंप्रेशन देने वाला कंक्रीट तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है ना। टेंशन वाला जो आपका स्टील था पहले जितना था वो उतना अभी भी है। तो इस केस में भी अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सेकंड पोर्शन विल आल्सो बी इक्वल्स टू बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट डायग्राम। क्यों, क्योंकि भैया कंक्रीट भी उतना ही है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स भी उतना ही है, और स्टील भी उतना ही है, इसका मतलब टेंशन भी उतनी ही है जितनी पहले थी, है ना। तो ये तो समझ में आता है कि सर आपका जो टेंशन वाला जोन है उसमें से आप कुछ कंक्रीट को कम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो आपने अभी सी या फिर टी को तो चेंज नहीं करा है, इसको तो एज इट इज रहने दिया है। हाँ, कुछ कॉस्ट कम हो गई क्योंकि आपने कंक्रीट बचा लिया, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक और तरीका है। क्या है यहाँ पर, देखो लीवर आर्म बढ़ा देना। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए अब अगर लीवर आर्म ही बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वो लाइन ऑफ एक्शन जहां से आपका कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, उस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा देता हूं। कैसे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर कुछ इस तरह का बीम प्रोवाइड कर दिया है। अब देखो होगा क्या, देखो कंप्रेसिव फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला जो कंक्रीट है वही देगा, तो इसके कारण होगा क्या, देखो यहां पर अब मेरा जो कंप्रेसिव फोर्स है वो यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा। इधर आपने अपना बीम सॉरी बार्स दिए है, तो यहां से एक्ट कर रहा है आपका टेंशन। ठीक है, तो अब इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, दैट दिस लीवर आर्म इज इंक्रीज्ड, लीवर आर्म क्या हो गया है,
बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले जहां पर हमारे इस पूरे के पूरे पोर्शन में, हमारे इस पूरे के पूरे कंक्रीट के कारण कंप्रेसिव फोर्स मिलता था, अब मेनली जो कंक्रीट है वो कहाँ है? वो सिर्फ यहाँ है। ठीक है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रख लेना कि जो विड्थ है वो भी बढ़ाई है आपने। ठीक है, आपने विड्थ बढ़ाई है यहाँ पर कंक्रीट की। ठीक है, लेकिन आपने यहां तक, जहां पहले कंक्रीट की विड्थ बढ़ी रहती थी, उस विड्थ को आपने सिर्फ यहां तक ही इंक्रीज करा, जिसके कारण ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो विड्थ है, लेट अस सपोज इसको मैं बी लिख देता हूं। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं बी डैश। ठीक है, तो बी जो है वो बी डैश से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, बट इसके कारण हुआ क्या? मेनली जो कंक्रीट है वो ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो खुद ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। और क्योंकि हमारी कंप्रेसिव फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, इसका मतलब लीवर आर्म बढ़ गया होगा। यस और नो? इसको मैं लिख देता हूं लीवर आर्म 3। ठीक है, सो इसको मैं अगर लीवर आर्म 1 लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? एज लीवर आर्म 3 इज मोर देन लीवर आर्म 1, सो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं? दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द थर्ड डायग्राम, ये है थर्ड डायग्राम। ठीक है, ये है फर्स्ट डायग्राम और ये है सेकंड डायग्राम। किसी को नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि सीक्वेंस में है। ऑब्वियस ही बात है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके थर्ड केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। समझ में आ रही बात? और ये जो पर्टिकुलर फिलहाल फाइनली मैंने डायग्राम बना दिया है, दिस डायग्राम इज नथिंग बट दिस इज योर फ्लेंज्ड बीम। दिस इज योर फ्लेंज्ड बीम। ठीक है, तो आई होप शायद बात समझ में आई है कि फ्लेंज्ड बीम देने का फायदा क्या हुआ। फ्लेंज्ड बीम देने का फायदा क्या हुआ? चलिए, इसको चाहो तो आप लोग लिख भी लेते हैं यहां पर। मैंने यहां पर पहला बेनिफिट आपको क्या बताया? मैंने फर्स्ट बेनिफिट क्या बताया? दैट कॉन्क्रीट इन द टेंशन जोन, इन द टेंशन जोन, इन द टेंशन जोन is reduced so that cost of beam will be less. Cost of beam will be less. ठीक है, बट आगे फिर मैंने क्या बोला? That to increase moment of resistance of the beam, we increase lever arm. We increase lever arm by shifting line of action of compressive force, line of action of compressive force upward. ठीक है, अब कैसे अपवर्ड आपने मूव करवाया? बाय शिफ्टिंग major portion of concrete at top, ठीक है, अब इसके कारण हुआ क्या? that forms a flange in the beam of more width and a web at bottom of less width. ठीक है, तो यहां पर आई होप शायद समझ में आया है कि इसका जो फाइनली फ्लेंज्ड बीम्स का जो शेप है ना, ये कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये शेप जो है ये ऐसे ही नहीं क्योंकि हमने टी सेक्शन जबरदस्ती दे दिया, नहीं। टी सेक्शन ही क्यों दिया? आई सेक्शन क्यों नहीं दिया? है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल पूछ सकते थे कि सर आई सेक्शन क्यों नहीं देते हो आप? भाई आई सेक्शन देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर टेंशन होती है, वहां पर आप कंक्रीट कितना भी ज्यादा दे दो, कंक्रीट को तो आप इग्नोर कर देते हो। तो आई सेक्शन दे रहे हो, इसका मतलब जो नीचे वाला फ्लेंज होगा वो वाला कंक्रीट तो वेस्ट हो गया आपके लिए। यस और नो? तो यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज देखिए इंटरव्यू, वाइवा और इवन आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं AJE एग्जाम्स में, उनमें ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खैर चलिए, आई होप यहां तक की बातें क्लियर है कि क्यों ये फ्लेंज्ड बीम्स इवॉल्व हुई, और वो भी खास करके हमारी टी सेक्शन ही क्यों इवॉल्व हुई। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी सेक्शन ही होता है। ठीक है, तो दो तरह की फ्लेंज्ड बीम्स होती है। देयर आर टू शेप्स ऑफ फ्लेंज्ड बीम्स। ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज है, नहीं भाई, बहुत पुरानी है। इवन आपके मेरे घर में भी जो बीम्स लगी है वो टी और
एल शेप की हो सकती है। ठीक है, तो पहला शेप मैंने क्या बोला, दैट आर टी बीम्स। ठीक है, और दूसरा क्या बोला मैंने, एज एल बीम्स। ठीक है, अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो टी बीम्स है ये कहाँ होती है, ये इंटरमीडिएट सेंटर वाले पोर्शन पे होती है। ये कहाँ होती है, सेंटर वाले पोर्शन में होती है, सेंटर पोर्शन। ठीक है, जबकि एल बीम्स कहाँ होती है, एल बीम्स होती है एट एजेस। ठीक है, जैसे कि अगर लेटर सपोज ये आपका बीम है। ठीक है, इसको मैं चलिए बीम ले लेता हूँ, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने, ये आपका स्लैब था जो एंड हो रहा था। ठीक है, ये स्लैब आपका एंड हो रहा था। सो दिस इज द एज ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, सो दिस इज योर एल शेप्ड बीम। ठीक है, तो दोनों ही तरह की बीम्स दी जा सकती है, लेकिन दोनों ही बीम्स में मेजर फायदा क्या दिख रहा है कि जो कंप्रेशन वाला जोन है उसमें आपने कंक्रीट की विड्थ इंक्रीज करी है, ना कि आपने टेंशन वाले जोन में। क्योंकि अगर आपने टेंशन जोन में विड्थ बढ़ा भी दी तो वो इनइफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अब ये टेंशन वाला जोन ऊपर आ सकता है क्या, हम लोग हर बार अभी तक क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाले जोन में आपको जो कंक्रीट है वो बढ़ा देना चाहिए, है ना। मैं ऊपर वाला नहीं बोल रहा था अभी तक, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, क्या कंप्रेसिव जोन और आपका ऊपर वाला जोन हमेशा सेम ही रहेगा, नहीं सर, है ना। जो आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जोन है वो कंप्रेशन में होता है, बट कब, वो तब होता है जब आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा हो, दैट बेंडिंग मोमेंट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, जैसा कि देखने को मिलता है इन द सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर फिक्स्ड बीम्स में। ठीक है, तो यहां पर वापस से लिख देता हूं, दैट पोर्शन ऑफ बीम, पोर्शन ऑफ बीम, पोर्शन ऑफ बीम अबो न्यूट्रल एक्सिस, अबो न्यूट्रल एक्सिस इज इन कंप्रेशन, इज इन कंप्रेशन, बट कौन सी बीम्स में, इन इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स, इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है, एंड इवन आप कंटिन्यूस बीम भी बोल सकते हो या फिक्स्ड बीम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, बट 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 नॉट इन कैंटिलीवर बीम्स, बट नॉट इन कैंटिलीवर बीम्स, क्योंकि कैंटिलीवर बीम्स में क्या हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन में कंप्रेशन होगा और ऊपर वाले पोर्शन में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। सो यहां पर लिख सकता हूं दैट हेंस इन कैंटिलीवर बीम्स, इन कैंटिलीवर बीम्स के टी सेक्शन, इस टी सेक्शन will not increase moment of resistance, but rather हमें वहां पर क्या देना चाहिए सर, वहां पर कंप्रेशन जोन में हमें कंक्रीट देना होता है, और कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, नीचे होगा। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम में तो नीचे की तरफ आपके क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। अब बहुत लोग यहाँ पर पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो चलो अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूं, बट पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। बट रैदर वी शुड प्रोवाइड, कैसा प्रोवाइड करना चाहिए, इन्वर्टेड बीम्स, इन्वर्टेड फ्लेंज्ड बीम्स इन द कैंटिलीवर बीम्स। ठीक है, इन द कैंटिलीवर बीम्स। अब चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यहाँ पर समझते डिस्क्राइब करके। मैंने अभी बोला आपको सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम सबने देखी है, बोलो हाँ सर, हमने डायग्राम्स वगैरह तो बनाए थे, याद नहीं है डायग्राम कैसा बनता था, बट ये याद है। चलो सर, ये यहाँ पर मैं हम लोग इसी तरह का सपोर्ट दिखाते थे। वैसे अब आरसीसी में इस तरह का सपोर्ट नहीं दिखाएंगे अपन, बट यहाँ पर बात समझो, अगर लोड लग रहा है तो ये लोड के कारण कैसा बेंड करेगा, कुछ इस तरह का बेंड करेगा। ये समझ में आ रही बात, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट को क्या बोल देते हैं, एज द सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है इन द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इवन अगर ये कंटिन्यूस बीम भी है तो भी क्या होगा सर, कंटिन्यूस बीम मतलब क्या है, दो से ज्यादा सपोर्ट्स, है ना। लेट अस सपोज इधर एक सपोर्ट दिया, इधर एक सपोर्ट दिया, इधर एक सपोर्ट दिया, इधर एक सपोर्ट दिया और इधर एक सपोर्ट दिया। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अब अगेन इधर भी जरा देखो, लोड अगर लग रहा है तो कैसा होगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर बेंडिंग होगा।
ठीक है एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ अपना सपोर्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सर जो दो सपोर्ट्स के बीच वाला पोर्शन है वहां पर क्या है, वहां पर सैगिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर है। ये कंटिन्यूस बीम्स में भी होता है, लेकिन 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 देखो इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण हो ये रहा है कि जो नीचे वाला लेयर है, ये जो नीचे वाला लेयर है, ये लेयर, इसकी लेंथ बढ़ रही है, मतलब ये हो जाएगी इन टेंशन, और ऊपर वाली जो लेयर है उसका उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कैंटिलीवर बीम की बात करता हूँ तो कैंटिलीवर बीम में क्या होगा सर, एक एंड तो फिक्स्ड हो गया, लेट अस सपोज दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, अब लोड आप इस पे अप्लाई करोगे तो लोड अप्लाई करने के कारण क्या देखने को मिलेगा कि सर ये कुछ इस तरह से बेंड होगी ना, पक्की बात है, इसी तरह से बेंड होगी। लेकिन सर अगर लोड आपने अप्लाई करा तो अगेन देखो जरा, नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ आएगा कंप्रेशन, और ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा वहां आएगा टेंशन। क्यों, क्योंकि अब जो बेंड हुआ है उसका रेडियस यहां से आएगा, सेंटर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, जबकि इसमें जब बेंडिंग हो रही थी तो उसका सेंटर कहाँ था, ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है। तो जो बेंडिंग की डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि अगर कैंटिलीवर बीम है और उसमें नीचे की तरफ कंप्रेशन आता है तो फ्लेंज भी कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ। मतलब अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसमें आपको टी सेक्शन नहीं देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, इन्वर्टेड टी सेक्शन देना चाहिए, तब जाके फायदा आएगा आपका फॉर द फ्लेंज्ड बीम्स। आई होप शायद बात समझ में आई है, क्लियर है। आई होप शायद बात यहां तक ही क्लियर है। ठीक है, अब सुनते हैं जरा आगे एक और चीज। क्या, देखिए भाई, अगर लेट अस सपोज दिस इज योर बीम, ठीक है, ये है आपकी बीम, ये आपका बीम है। इसको मैं चलिए इधर से बना देता हूं और इसको भी वर्टिकल बना देते हैं। ये हो गया हमारा बीम। ठीक है, अच्छा सर ये जो बीम है इसका चलिए क्रॉस सेक्शन भी दिखा देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो क्रॉस सेक्शन भी होगा। सो दिस इज योर बीम। अच्छा सा टी सेक्शन है ना, तो टी सेक्शन अपन बना देते यहाँ, लेट अस सपोज यहाँ, ये अपना टी सेक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसकी लेंथ होगी, काफ़ी लंबी होगी, मुझे उस अभी ये लेंथ से मतलब नहीं है, बट चलिए हाँ लेंथ है जरूर, क्योंकि इसकी कम है दिख रही यहाँ पर डायग्राम में, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहीं तक है। ठीक है, अब जरा सुने, यहाँ जो वेरिएशन आता है आपके स्ट्रेस का, वैसे तो आप लोगों को पता है कंक्रीट में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है उसको हम लोग लेट अस सपोज यहाँ पर बोल रहे थे FC, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ स्ट्रक्चर में फील्ड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके स्ट्रेस का, वो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म नहीं होता दैट मीन्स क्या है कि लेट अस सपोज इधर होगा हमारा स्ट्रेस कुछ, अब हमारा जो टी सेक्शन है वो बीम यहाँ है, बाकी तो हमारा किसका पोर्शन है, स्लैब का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ आता है आपका स्ट्रेस मैक्सिमम, जहां आपका सच में बीम है वहां पर क्या होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। बाकी इधर आते आते क्या हो जाता है, स्ट्रेस कम होता जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रेस वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। अब ये स्ट्रेस वेरिएशन को मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में बनाकर बताऊं वेरिएशन कैसा रहता है, तो इसको आप समझो, यहाँ पर कुछ वेरिएशन इस तरह का रहता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर लेट अस सपोज दिस इज द विड्थ ऑफ योर फ्लेंज्ड बीम, ठीक है, ये अगर आपके फ्लेंज का विड्थ है तो ये पूरे के पूरे विड्थ में जो आपका स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, दैट इन द कंप्लीट फ्लेंज stress is not uniformly distributed. Stress is not uniformly distributed. ठीक है, लेकिन सर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है, क्या इस वेरिएशन से मैं यहाँ पर जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कंसिडर करके मैं यहाँ पर फोर्स निकालना चाहूँ, निकल पाएगा? सर निकल तो जाएगा लेकिन बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर वेरिएशन को
इग्नोर करते हुए, इस वेरिएशन को वैसे तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी स्टडी में इग्नोर करूंगा, और उसको कंसीडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूं, अलग कलर ग्रीन कलर दिख जाएगा। इस वेरिएशन को कंसीडर करते हुए मैं क्या करता हूं कि भाई वेरिएशन छोड़ो, वेरिएशन नहीं मानते अपन, अपन मानते हैं यहाँ पर कि भाई ये पूरे के पूरे पोर्शन में ही क्या है, हमारा जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन भाई स्ट्रेस यूनिफॉर्म अगर मैं पूरे के पूरी विड्थ के लिए मान लूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा फोर्स दे देगा, मुझे फोर्स तो टोटल सेम ही चाहिए। इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, दिस यूनिफॉर्म stress will be only acting in a smaller width, in a smaller width, ये मैं मान लेता हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि सर देखिए अगर मैंने पूरी की पूरी विड्थ में एक यूनिफॉर्म यहाँ पर स्ट्रेस ले लिया तो ऑब्वियसली बात है मुझे स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ कि अगर लेट अस सपोज रेड वाले में जो मैक्सिमम स्ट्रेस था, दैट इज 0.85 FC, तो मैं यहाँ पर 0.85 FC ही लेता हूँ स्ट्रेस की वैल्यू, लेकिन उसको यूनिफॉर्म मानता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूँ स्ट्रेस को तो ऑब्वियसली बात है दैट विल बी एक्टिंग ओनली इन अ लिमिटेड विड्थ टू गेट द इक्वल वैल्यू ऑफ फोर्स। सो दिस इज द इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, तो इफेक्टिव विड्थ कि क्या इंपॉर्टेंस है ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज जो पूरा का पूरा आपका टी सेक्शन का फ्लेंज है वो पूरा का पूरा यहाँ पर एक कांस्टेंट स्ट्रेस पर यहाँ पर कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं एक्ट करता, क्योंकि मुझे कांस्टेंट स्ट्रेस से कैलकुलेशन करना आसान होता है। मैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस को इग्नोर करते हुए मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस लूंगा, बट मैं ये मानूंगा कि वो फुल विड्थ पर एक्ट ना करते हुए एक इफेक्टिव विड्थ पर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर अगेन वापस से लिख देता हूं, चलिए क्या लिखना है मुझे, दैट stress in concrete in flange is not uniform, but to make our study, to make our calculations easy, we consider uniform stress, in the flange, बट क्योंकि यूनिफॉर्म मैक्सिमम स्ट्रेस तो था नहीं पूरे में, है ना, बट in a smaller or effective width of flange। ठीक है, तो यहां पर आई होप शायद बात समझ में आई है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज मुझे निकालना पड़ेगा अगर मैं यहां पर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस एज्यूम कर रहा हूं तो। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट पोर्शन, अब जो नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों को स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज द डिटर्मिनेशन और एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिव विड्थ। तो व्हाट इज दिस, एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिव विड्थ। बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्मूला तो रट लेते हैं कि हाँ भाई इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लेकिन ये इफेक्टिव विड्थ क्यों निकालनी पड़ती है ये ही नहीं पता होता। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, बट यहां पर ध्यान दीजिएगा मैंने जो वेरिएशन दिखाया है दैट इज इन द फ्लेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस वेरिएशन दिखाया है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के स्ट्रेस वेरिएशन के साथ कंसिडर, इसको लेकर खुद को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर साफ साफ वापस अंडरलाइन करके दे देता हूं कि ये जो वेरिएशन एक इसमें है फ्लेंज में है। फ्लेंज कैसा पोर्शन होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, तो उसको वर्टिकल के वेरिएशन के साथ लेकर कंफ्यूज मत करना खुद को। वर्टिकल वाला वेरिएशन अलग होता है, वर्टिकल स्ट्रेस में या वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस कैसा वेरी करता है सर, कुछ इस तरह से वेरी करता है। सो दिस इज द वेरिएशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन और वर्टिकल सेक्शन वेरिएशन। ठीक है, अब ये कैसा होता है याद करवाऊं, यहां पर होता था 0.445 FC के 446 लेते थे, और ये ऊपर वाला कुछ पोर्शन होता था आपका x1 जिसको आप लोग लेते थे कि भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और उसके बाद क्या होता था आपका पैराबोलिक होता था। बट ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन किसमें है, वर्टिकली है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल के साथ लेकर कंफ्यूज मत हो जाना।
ठीक है, तो अभी यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो आपका सेक्शन था फ्लेंज्ड बीम में वो कौन सा था, फ्लेंज था। फ्लेंज की विड्थ यहाँ पर कुछ कम करनी पड़ेगी, इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है सर इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालें। तो पहला केस ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड मतलब अकेला है, अकेला है, दैट मीन्स लेट अस सपोज दिस इज योर टी बीम, ये है आपका टी बीम। अकेला बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, अकेला बोलने का मतलब ये है कि यहां इसके आगे हमारा स्लैब एक्सटेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक ही बीम है, काफी है, एक ही बीम काफी है। ठीक है, एक ही बीम काफी है, ऐसा कैसे बोल सकते हो सर, कोई बिल्डिंग ऐसी देखी है क्या जिसमें एक सिंगल बीम लगी अलोंग द लेंथ, ये चलती जा रही है इस डायरेक्शन में। हाँ भाई हो सकता है, देखो अगर ये कोई साइकिल का शेड है, साइकिल हो या पार्किंग शेड हो, है ना, पार्किंग शेड हो, तो पार्किंग शेड में बिल्कुल देखा होगा आपने, सेंटर में ये रहता है आपका कॉलम, ये है सेंटर में आपका कॉलम, और कॉलम के ऊपर लगी एक बीम, है ना, कॉलम के ऊपर लगी ये बीम, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस साइड भी एक्सटेंड कर रही है, इस साइड भी एक्सटेंड कर रही है, इस तरफ भी इसके नीचे गाड़ियां खड़ी हो सकती है और इस तरफ भी नीचे गाड़ियां खड़ी हो सकती है। बिल्कुल देखिए ऐसे पार्किंग शेड्स, है ना, तो पार्किंग शेड में क्या देखने को मिलता है कि एक ही कॉलम है अलोंग द लेंथ चल रहा है। ठीक है, तो इसको आइसोलेटेड बोल दिया जाता है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होता यह है कि जब भी लोड एक्ट करता है यहाँ, ठीक है, तो यहां से हमारा जो एजेस है ना, वहां से तो हमारा फ्लेंज है वो कुछ इस तरह से बेंड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथ में भी अगर आप मान लो हाथ को इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप फैलाकर खड़े हो जाओ, ठीक है, हाथों को हॉरिजॉन्टली फैला कर खड़े हो जाओ, और अब आप लोड लटकाओ अपने हाथों पर, तो ऑब्वियस ही बात है हाथों के जो एजेस है वहां पर अगर आप लोड लगाओगे तो हाथ तो तुरंत बेंड हो जाएगा, है ना। हाँ, बीच में यहां कहीं आपने लोड लगाया तो वो बेंड नहीं होगा हाथ। ठीक है, मतलब कुछ लोड उठा सकते हो आप, इधर कहीं लोड लगाओ, इधर कहीं लोड लगाओ, तो आप उठा सकते हो लोड, बट क्योंकि कुछ पोर्शन आपके एजेस का जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पर टी सेक्शन का, इसीलिए आपको यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ रही है। तो दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लेंज जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंड ये क्या है आपका वेब पोर्शन, सो दिस इज द विड्थ ऑफ द वेब। बाकी ऊपर बी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, मुझे यहाँ से निकालना है व्हाट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज को मैं लिख देता हूँ बी एफ। ठीक है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज अगर आइसोलेटेड टी बीम है, तो आइसोलेटेड टी बीम के लिए यहां पर फॉर्मूला बनता है एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, बी डब्ल्यू क्या है, दैट इज द विड्थ ऑफ द वेब। ठीक है, और बी, इन दोनों में से जो भी कम होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा आप वो ले लोगे। ठीक है, ध्यान देना मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि इफेक्टिव विड्थ जो होगी वो बी से तो कम होनी चाहिए, है ना, तो भैया बी से ज्यादा तो ना हो कम से कम, पक्की बात है, इसलिए मिनिमम वैल्यू उसकी क्या रख दी हमने, बी। बी क्या है, दैट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द टी बीम। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें। अब अगर मान लीजिए इसी तरह से आपका एल बीम भी है, तो एल बीम के लिए क्या होगा, आइसोलेटेड एल बीम, आइसोलेटेड एल बीम, आइसोलेटेड एल बीम। देखिए अधिकतर एग्जाम्स में यही पोर्शन पे सवाल आ जाता है, कई बार आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार आपको कुछ थियोरेटिकल आपको सवाल पूछ लेता है। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर एल बीम, दिस इज योर एल बीम। ठीक है, तो अब एल बीम का भी यहां पर अगेन मैं मान लेता हूं विड्थ, जो एक्चुअल विड्थ है दैट इज बी। ठीक है, यहां पर विड्थ ऑफ वेब आ जाएगा दैट इज बी डब्ल्यू। ठीक है, इसके अलावा डेप्थ ऑफ फ्लेंज आ जाएगा ये पोर्शन डी एफ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं चेक करता हूं बी एफ मतलब विड्थ ऑफ द फ्लेंज का फॉर्मूला जो बनता है दैट इज 0.5 एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, और अगेन इसकी वैल्यू बी से तो कम ही होनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा
उसको आप यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम कंसिडर कर लेंगे। फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर आपका 0.5 लग रहा है, टी बीम में ये 0.5 नहीं था, ठीक है। बाकी बी क्या है वो क्लियर है। एल नॉट यहाँ पर बस बाकी है। व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट इज द लेंथ ऑफ बीम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा देखिए। व्हाट इज एल नॉट? व्हाट इज एल नॉट? चलिए एल नॉट के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे अपन, है ना। चलिए अभी ही कर लेते हैं, लिख ही देता हूँ, स्पेस है इसी स्लाइड पे कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट इज नथिंग बट दैट इज लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ बीम between points of contraflexure, between points of contraflexure। कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, जहां पर भी अपना बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा हो, ठीक है, या जीरो हो। जैसे कि अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, एसएसबी है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो भैया उसमें हमारा लेट अस सपोज ये आपके सपोर्ट्स है और यहाँ पर आपका लोड लग रहा है, तो इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कैसा बनता है? वो बनता है सर कुछ इस तरह का, ठीक है। बट इधर मैं पूछता हूं भैया बेंडिंग मोमेंट कहाँ है? जीरो, यहाँ और यहाँ। तो एक्चुअली इस केस में अगर मैं को पूछते हो कि भैया एल नॉट क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बीम ओनली, यस और नो? एक्चुअल लेंथ नहीं बल्कि यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम लिया जाता है, क्योंकि उसमें जो आपका बीम का इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम लिया जाता है, लेकिन जो सपोर्ट्स है ना, वो सपोर्ट्स की विड्थ को भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, इसलिए इफेक्टिव लेंथ लिख रहा हूँ। बट अगर मान लीजिए आपकी फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, या फिक्स्ड बीम है, तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज योर बीम, ये एक सपोर्ट है, ये अगेन एक और सपोर्ट है, ये एक और सपोर्ट है और ये एक और सपोर्ट है, इस पे लग रहा है ये आपका यूडीएल, डेड लोड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। लेट अस सपोज इसको नीचे ट्रांसफर करता हूं, इसको भी अगेन नीचे ट्रांसफर करा अपन ने, और ये यहाँ पर नीचे ट्रांसफर करा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये बनता है कुछ डायग्राम इस तरह का, ठीक है। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ना समझ में आया, वापस से बना देता हूं, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और कुछ पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी है, ये पोर्शन में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया ये देखो, अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस क्या हुआ? दिस इज योर एल नॉट, ठीक है, दिस इज योर एल नॉट, ये यहां से लेंगे। अब आप समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो एल नॉट होगा वो इफेक्टिव लेंथ से थोड़ा सा कम होगा। हमारा आईए इसको डायरेक्टली बोलता है कि भैया आप कुछ मत करो, आप 70% ऑफ इफेक्टिव लेंथ ले लो, ठीक है। आपके इस पर्टिकुलर केस के लिए आप 0.7 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ डायरेक्टली ले सकते हो। क्लियर है यहाँ पर से? डन, 100% क्लियर है। तो अब यहां तक की बातें अगर क्लियर हो तो अब जरा आगे समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी जो बीम है वो एक स्लैब में प्रेजेंट है ना, स्लैब में प्रेजेंट है मतलब एक आइसोलेटेड बीम नहीं है, ठीक है। सो अगर लेट अस सपोज इफ द बीम इज नॉट आइसोलेटेड, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का पोर्शन है। सो नेक्स्ट केस लिख लेते हैं, थर्ड केस मैंने क्या बोला यहाँ पर? टी बीम, पहले टी बीम ले लेते हैं इन स्लैब और फ्लोर कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। अगर ऐसा है तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। भाई मतलब क्या है? मतलब मैं समझाने के लिए लेट अस सपोज एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये है हमारा स्लैब, ये अलोंग द लेंथ चल रहा है,
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये एजेस आ गए, लेट अस सपोज ये एजेस आ गए, है ना। तो यहाँ पर इसके नीचे बीम्स कहाँ होंगी, तो मैं मान लेता हूँ बीम एक तो यहाँ पर है एल सेक्शन वाली बीम इसके नीचे, ठीक है। ये बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी नीचे एक बीम होगी, ठीक है। यहाँ एक नीचे बीम है और एक बीम यहाँ पर भी एच पर प्रेजेंट होगी, दैट इज एल बीम, ठीक है। अब इसमें मेरे को ऑब्वियसली बात है, जो टी बीम है वो तो बीच में आएगी, एल जो बीम है वो आपके एजेस पर आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भैया जो टी बीम आती है वो कहाँ आती है, वो बीच में आती है, और जो एल सेक्शन है वो आएगा एजेस पर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं टी बीम बोल रहा हूँ तो टी बीम कहाँ आई होगी भैया, टी बीम कहाँ आएगी सर, टी बीम आएगी यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना भी दूर तक नहीं जाएगा इसका फ्लेंज, कहाँ तक जाएगा, तो सर सेंटर तक जाना चाहिए। सेंटर तक, किसके सेंटर तक, ठीक है। तो इसको पहले मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जरा देखो, हमारा अगर मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ कि भैया देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेसिंग है, इसको मैं लिख देता हूँ लेट अस सपोज S1। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ तक का भी जो स्पेसिंग है इसको मैं लिख देता हूँ S2, है ना। तो जो S1 और S2 है, ये S1 और S2 देखिए, यहाँ पर है आपका टी बीम, यहाँ है आपका टी बीम, ठीक है। इसको मैं चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ। सो दिस इज योर टी बीम, और ये है आपकी एल बीम, दिस इज योर एल बीम, इसके नीचे एल बीम आएगी, है ना। डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि उसके नीचे है, आपको दिखेगा नहीं ऊपर से डिवीजन, लेकिन होगा जरूर डिवीजन बीम के लिए। तो भैया एक बात समझो जरा, ये जो पर्टिकुलर S1 है, ये S1 T और इस L में डिवाइड होने वाला है। तो आधा पोर्शन इस S1 का आप T बीम में डाल देते हो और आधा पोर्शन आप L में डाल देते हो। इन द सेम वे S2 का भी आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, यस और नो, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया व्हाट विल बी द विड्थ, व्हाट विल बी द एक्चुअल विड्थ ऑफ द टी बीम, तो एक्चुअल विड्थ ऑफ द टी बीम मतलब ये कितना हो जाएगा इस केस में, ये आपकी एक्चुअल विड्थ है, ठीक है ना। तो अगर मैं अब आपके यहाँ पर पूछता हूँ व्हाट विल बी द एक्चुअल विड्थ ऑफ द टी बीम, ये बी डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये देखो, ये पोर्शन क्या है, दिस इज S2/2, एंड ये पोर्शन भी क्या है, दिस इज S1/2। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1/2 प्लस BW प्लस S2/2, यस और नो, बोलो, समझ में आ रही बात है ना। वहीं अगर मेरे को पूछ लिया जाए दैट व्हाट विल बी द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, तो भैया ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज जैसे अब इसके पहले फॉर्मूला देखा, वैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला आता है, दैट इज L0/6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ द DF क्या है, दैट इज द डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, ठीक है। और अगेन ये B से कम होना चाहिए, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा आप उसके बराबर BF मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज ले लोगे। L0 क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, क्लियर है। इन द सेम वे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर टी बीम होती, मतलब फोर्थ केस भी यहीं लगे हाथ समझा देता हूं, ठीक है, टी नहीं एल बीम होती, ठीक है, एल बीम इन स्लैब और फ्लोर, ठीक है। बट ये कंटिन्यूस वाला केस ले रहा हूं, तो उस केस में BF का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज L0/12 प्लस BW प्लस 3 टाइम्स ऑफ DF और B, दोनों में से जो भी कम होगा उसके बराबर आप ले लेते हो, है ना। लेकिन यहां पर अगर मेरे को L सेक्शन का एक्चुअल विड्थ पूछा होता तो भैया देखो एक बार L सेक्शन यहां पर बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है, किसी को भी डाउट ना हो। लेट अस सपोज दैट दिस इज योर L सेक्शन, साथ साथ सेम लेवल पे बनाऊं क्या, हाँ सब लेवल तो सेम ही होना चाहिए। देखो ये है आपका L सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर L सेक्शन, इसके नीचे ये यहां से आपका L सेक्शन चल रहा है, क्लियर है। तो अब L सेक्शन की विड्थ अगर कोई मेरे को पूछ लेता है तो मैं क्या बताऊं, सर दिस इज योर BW मतलब विड्थ ऑफ वेब, ठीक है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ वेब, सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लेंज, है ना। तो यहां पर आपके BW के अलावा ये क्या है, दिस इज S2/2, ठीक है। सो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, S2/2 प्लस BW,
ठीक है, या फिर यहाँ पर S2 या S1 तो होगा नहीं, क्योंकि भैया हमारा जो एल सेक्शन है, एल सेक्शन के लिए तो एक ही स्लैब, एक ही साइड का स्लैब होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप S/2 प्लस BW भी लिख सकते हो। तो आई होप बातें क्लियर है कि ये फॉर्मूलेज जो है, फॉर्मूलेज तो देखो डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूलेज क्यों यूज हो रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूलेज का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी फॉर्मूलेज तो ऑब्वियस ही बात है आपको कोड से डायरेक्टली याद करने चाहिए, बट हाँ चलो कोड से नहीं कर रहे तो अब यहाँ पर हम जब समझ रहे हैं उसी के साथ साथ लिखकर याद कर लेंगे। बाकी हाँ, अब बात आ जाती है सर टी सेक्शन और एल सेक्शन का हम लोग प्रॉपरली एक्चुअली एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द एनालिसिस ऑफ द फ्लेंज्ड बीम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।